क्या याद है आपको वो दौर जब एक ही टीवी के सामने पूरा मोहल्ला बैठा करता था? लेकिन आज परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन उनके पास भी अपना अपना स्क्रीन है, अपना एक कमरा है। दीवारें तो वही है, लेकिन उनके अंदर के जो नियम है वो बदल गए हैं। समाजशास्त्र की भाषा में यदि कहें तो हमारे पारिवारिक प्रतिमान बदल गए हैं। तो आज हम इन्हीं बदलते प्रतिमानों के बारे में पढ़ेंगे। पारिवारिक प्रतिमान यानी ऐसे अदृश्य नियम जो समाज द्वारा तय किए जाते हैं परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि किस तरह का परिवार होगा, किस तरह के नियम कानून होंगे, उसे ही हम प्रतिमान कहते हैं। यदि हमें इन प्रतिमानों को जानना है कि ये किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है, तो जरूरी है ये जानना कि जो पारंपरिक हमारे पारिवारिक प्रतिमान थे वो किस तरह के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे पारंपरिक परिवार थे उसका स्ट्रक्चर था कि वो संयुक्त परिवार पाए जाते थे। वहां पर 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, उनमें हम भावना पाई जाती थी। वो एक ही रसोई का पका हुआ भोजन करते थे, साथ में कार्य करते थे और घर का एक मुखिया होता था। लेकिन यदि हम बात करें जो हमारे बदल रहे हैं प्रतिमान, आधुनिक जो हमारा एक दौर है उसमें न्यूक्लियर फैमिली का एक उद्भव हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली यानी ऐसी फैमिली जिसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे और दास शामिल होते हैं। जो ये हमारा न्यूक्लियर फैमिली है इसमें उद्भव हुआ है एक, जिसे हम कहते हैं सैंडविच जनरेशन। सैंडविच जनरेशन यानी ऐसा एक युवा का एक दौर आ गया है जो पारिवारिक जो एक बंधन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके अंदर दब कर रह गया है। एक और उनके जो माँ बाप है वो बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी दबाव है उनका किस तरह से पोषण करना है, और एक तरफ बच्चे हैं, उनके स्कूलों की जो महंगी फीस है वो किस तरह से देनी है। जो आज का युवा है वो फंस कर रह गया है इन सब चीजों में, वो स्वयं के लिए जीना भूल गया है। तो इसे हम कहते हैं सैंडविच जनरेशन। और यदि हम बात करें निर्णय या अथॉरिटी की, जो पहले हमारे परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे, पुरुषों के हाथ में सत्ता होती थी। जो भी कुछ नियम कानून है वही बनाते थे और वही उस परिवार को सुचारू रूप से चलाते थे। उसमें महिलाओं या बच्चों की कुछ ऐसी भागीदारी नहीं थी। जो एक घर का मुखिया है जो वो कह देता था वो मान लीजिए पत्थर की लकीर थी, वो मानना ही होता था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं आधुनिक हमारे जो प्रतिमान है उसमें लोकतांत्रिक ये परिवार हो गए हैं। इसमें चाहे बच्चे हैं उनकी भी राय ली जाती है। समसत्तात्मक परिवार का इसमें उद्भव हुआ है। इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए कुछ फैसला लेते हैं। और इसमें एक है डिंक यानी डबल इनकम नो किड। इसमें एक ऐसा कल्चर उभर कर आ रहा है हमारे समाज में जिसमें जो बहुत सारे कपल है वो अपनी आजादी उनकी ना छिन जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वंश नहीं बढ़ा रहे हैं, इस कारण कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाएगी, उन पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियां आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं डिंक। और अब हम बात कर लेते हैं जो पहले के समाज में है वो अर्थव्यवस्था कैसी थी परिवार की। ये जो परिवार है ये उत्पादन की एक इकाई थी। ये मिलकर खेती करते थे, मिलकर कार्य करते थे और जितना कुछ भी ये कमाते थे वो एक मुखिया के पास एकत्रित करते थे। और जो घर का मुखिया है वो जो परिवार के लोग हैं जितनी उनकी जरूरत थी उस हिसाब से उन पर वो पैसा लगाते थे, उनकी जरूरतों का वो एक निर्वाह करते थे। और जो आजकल की हमारी फैमिलियां हैं ये उपभोग की इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है और अपनी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना कमाया हुआ धन किसी के हाथ में दे रहा है। और यदि हम बात करें विवाह की, विवाह पहले इसे धार्मिक संस्कारों से जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि शादी त्याग मर्यादा का बंधन है, तलाक लेना एक कलंक है। लेकिन यदि हम बात करें आज के दौर की तो ये व्यक्तिगत सुख की ओर ज्यादा जा रहा है। यदि व्यक्ति को नहीं अच्छा लग रहा शादी के बंधन में रहना तो वो अलग हो रहे हैं, पुनर्विवाह कर रहे हैं। कुछ इस तरह का कंसेप्ट नहीं रहा कि ये धार्मिक कोई संस्कार है, इसका हमें पालन करना ही है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार यदि उन्हें लग रहा है कि शादी करना ठीक है तो वो कर रहे हैं, यदि उन्हें लग रहा है कि हमें शादी नहीं करनी है तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो शादी ना ही करें। दूसरी ओर यदि हम देखें देखभाल का तरीका था पहले, वो था कि परिवार के लोगों का कर्तव्य था, जैसे बड़े बूढ़ों की सेवा करना या बच्चों का पालन पोषण करना, ये उनका एक कर्तव्य वो मानते थे। लेकिन आज इसका क्या हो रहा है कि ये आउटसोर्स
जैसा हो गया है कि जैसे बच्चों के लिए नैनियां रख रहे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं उनको लग रहा है कि ये तो हम लोगों पर ऐसे ही दबाव है, हम नहीं इनका पालन पोषण करेंगे, तो ये ओल्ड एज होम भी आजकल लोग अपने माता पिता को भेज रहे हैं। और यदि व्यक्ति को कोई दुख है तो वो भी थेरेपी ले रहा है। उसका ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था परिवार के लोग उसके साथ सुख दुख में उसका साथ देते थे, ऐसा नहीं है। लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो थेरेपी ले, अपने अकेलेपन के लिए वो थेरेपी ले लेते हैं, लोगों से राय लेते हैं, बजाय इसके कि वो अपने परिवार के साथ अपने दुख को साझा करे। और जो संवाद का तरीका है, पहले आंगन में बातें हुआ करती थी, जो हमारे दादा दादी है वो ऐसे किस्से कहानियां सुनाया करते थे, और उन कहानियों के माध्यम से वो बच्चों में एक जो नैतिक मूल्य है उसका विकास करते थे। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया होता था वो अपनी जो उनकी जनरेशन थी उनको बताते थे कि इस तरह की चीजें सही है, गलत है, सुख दुख साझा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि डिजिटल सन्नाटा जिसे कहते हैं, जो हमारा संवाद है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जब सामने होते हैं तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो कम हो गई है। जैसे पहले हुआ करता था कि साथ में बैठ रहे हैं, अपने दुख को या सुख को लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं। और वंश और उत्तराधिकार का भी पहले होता था कि बेटों को संपत्ति दी जाती थी। पहले इस तरह का एक कंसेप्ट था कि जो संपत्ति है वो बेटों को ही जाएगी, लेकिन अब बेटियां भी बराबर की वारिस है उस संपत्ति की। तो इस तरह से जो हमारे ये प्रतिमान है ये बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ये हमारे प्रतिमान बदल रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जो बच्चे हैं वो बहुत सारे लोगों के बीच में पलते बढ़ते थे, वो सीखते थे कि किस तरह से हमारा जो है, हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। वो इस तरह की चीजें संयुक्त परिवार में सीखते थे। अब क्या हो गया है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें बच्चों को इतना एक उनकी इस तरह से परवरिश की जाती है कि वो स्वयं को पहले रखते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। एक कारण ये भी है जो आजकल हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज कम हो रही है, तो ये सबसे मेन कारण जो है ये है न्यूक्लियर फैमिली। मुझे ऐसा लगता है यदि बच्चा संयुक्त परिवार में रहेगा, वो बहुत सारे लोगों के बीच में रहेगा, उनकी भी अलग अलग आदतें होगी और बच्चे को लगेगा कि हाँ ये दया भावना भी होनी चाहिए, प्रेम प्यार से हमें रहना चाहिए। लेकिन जो एकल परिवार है उसमें भी ऐसा है कि माता पिता दोनों वर्किंग है, तो वो घर में किसी को रख देते हैं बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो इस तरह से माँ बाप ही अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, और जैसे नैनीज है उनको रख दिया जाता है देखभाल के लिए, तो वो उतने अच्छे से उनमें जो मॉरल वैल्यूज है वो नहीं आजकल हमें देखने को मिल रही है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली के कोई ऐसे फायदे हैं, इसके कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान भी है। बच्चा खुद को रखता है सबसे पहले, उसको नहीं मतलब होता कि दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। इस तरह के केसेस हमें सोसाइटी में अब देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही जो विवाह है, विवाह में भी पहले इसको धार्मिक संस्कार से जोड़ा जाता था, लोग थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि यदि आत्मसम्मान नहीं है, कुछ ऐसी बातें हो गई है, थोड़ी सी अनबन हो गई है, तो लोग अलग हो जाते हैं। और उसमें भी बच्चों का नुकसान है, वो या तो फिर अपने माँ के साथ रहेंगे या तो पिता के साथ रहेंगे, तो इस तरह से वो भी वंचित रह जाते हैं, माता पिता का जो प्यार है उसके सुख से वो वंचित रह जाते हैं। तो ये था कुछ हमारा भारत में बदलते पारिवारिक प्रतिमान। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।